नमस्कार स्टूडेंट, आज की फर्स्ट क्लास है हमारी इशू ऑफ डिबेंचर्स पर। और प्लीज़ बहुत फोकस होकर टॉपिक पढ़ें क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शैल वी स्टार्ट अ फर्स्ट वीडियो, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, और ये एक बहुत बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है। तो इसलिए जो भी बच्चों को अकाउंटेंसी बहुत टफ लगती है उनको इस चैप्टर पे फोकस करना चाहिए। रीजन वाले से एक तो 10 नंबर का चैप्टर है और एक बहुत इजी और छोटा सा चैप्टर है। तो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बात हमको दिमाग में रखनी वो है कि वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी। इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम आप कभी भी सामने वाले के प्रोस्पेक्टस लाइक कस्टमर के प्रोस्पेक्टस से या इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टस से नहीं सोचेंगे। आपको जब भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको एज अ ओनर बनना है कि मेरी एक कंपनी है और मैं वो डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं या कर रही हूं। आर यू गेटिंग? सो नाउ द टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है? इशू मतलब शेयर्स को पब्लिक को इन्वाइट करना कि आओ और मेरे कंपनी में आकर के डिबेंचर्स परचेज कीजिए आप। और डिबेंचर्स का मीनिंग आप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार याद दिला देती हूँ। डिबेंचर्स का मीनिंग होता है जब भी किसी कंपनी को अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो उनके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आइदर दे कैन टेक इट फ्रॉम बैंक, बैंक के पास जहां लोन ले लें, और या फिर वो पब्लिक से अमाउंट ले सकते हैं। अब वो बैंक के पास ना जाकर के पब्लिक वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर समझते हैं। जब वो पब्लिक से अमाउंट लेते हैं लेकिन वो उनको बिजनेस के अंदर ओनरशिप नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम उनको शेयर्स दें। जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स में सुना होगा, 11th में आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी कंपनी को शेयर्स देते हैं तो वहां पे उसको हमको हमारी कंपनी में ओनरशिप देनी पड़ती है शेयर होल्डर को। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को अपनी कंपनी में ओनरशिप दूं, तो मैं उस केस में उनको एज अ लोन, पब्लिक से बोलूंगी आप एज अ लोन मुझे एक अमाउंट दे दे, एंड उस लोन अमाउंट पर मैं आपको एक फिक्स परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी। ये जो लोन आप पब्लिक से लेंगे, इस लोन के बदले में आप उन्हें क्या दे देंगे? डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। इसमें हम कोई भी ओनरशिप पब्लिक को नहीं देते हैं, यहां हम पब्लिक से अमाउंट लेते हैं एज ए लोन और हम उसके बदले में एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक उनको इंटरेस्ट देते हैं, और उस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के कंप्लीट होने पे हम उनका अमाउंट रीपेमेंट कर देते हैं। तो ये इसका चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चैप्टर किस रिगार्डिंग है? गुड। नाउ द पॉइंट इज, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाला है? इस चैप्टर में हार्डली 4 to 5 टॉपिक्स ही हैं जो हमें पढ़ने हैं। लाइक फर्स्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स, entries. Next is purchase consideration other than cash. Next is collateral securities. Next is writing off of losses. And the last is issue of debentures on terms of redemption. These are the only topic in this chapter which we have to study. मैं कह रही हूँ बार बार ये चैप्टर बहुत इजी है, तो प्लीज बच्चा आप फोकस होके करें। अब बात ध्यान से स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये पूरा प्रॉपरली आपका इशू ऑफ शेयर्स में कवर हो जाता है। बस वहां पे फर्क इतना आता है, जहां पे आप शेयर्स लिखते हैं वहां पे आपको डिबेंचर्स लिखना होता है। तो ये टॉपिक हम इशू ऑफ शेयर्स जब स्टार्ट करेंगे तब कवर करेंगे। उस क्लास में मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दूंगी कि ये टॉपिक में डिबेंचर्स में स्किप किया था। कोई भी इसको सेपरेटली नहीं पढ़ाता है, जब शेयर्स पढ़ लेते हैं तो टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, और बोर्ड्स में भी कभी भी इस चैप्टर में से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। So we are starting this topic. So let's start the topic. Purchase consideration other than cash. टॉपिक किस रिगार्डिंग है इसकी स्टोरी सुनते हैं पहले, ताकि हमको टॉपिक पढ़ना आसान हो जाए। मैं अपनी कंपनी के लिए कोई मशीन, कोई प्लांट, यानी कोई भी एसेट खरीदने जा रही हूँ, और जब मैं वो एसेट खरीदने जा रही हूँ तो मैं उसके बदले में पेमेंट कैश में ना करके किस में करने वाली हूँ? डिबेंचर्स में। लाइक मैं एक्स लिमिटेड के पास गई,
और मैं हूं वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के पास गया और प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेता है। जब वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है तो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है, तो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को क्या देगा, या तो पैसा देगा, और पैसा मैंने कहा इस चैप्टर में हम अदर देन कैश की बात कर रहे हैं, हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, आप हमारे डिबेंचर्स ले लो, आप हमारे क्या ले लो, डिबेंचर्स ले लो। तो ये हमारे डिबेंचर्स क्यों लेंगे, क्योंकि एक तो मैंने अभी आपको बताया था जब डिबेंचर्स का इंट्रो दिया था, डिबेंचर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए एज ए लोन लिया जाता है और उन पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को जो भी अमाउंट होगा, लाइक अगर प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की खरीदी है तो 10 लाख के इनको डिबेंचर्स दे देंगे, और जब 10 लाख के डिबेंचर्स देंगे तो इन पे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी देंगे, और एक टर्म पीरियड खत्म होने के बाद इस अमाउंट को रीपे कर देंगे। तो ये एक टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जब भी कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से एसेट खरीदता है और उस एसेट खरीदने के अगेंस्ट में वो उसको क्या देता है, डिबेंचर्स। तो दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आर यू ऑल गेटिंग, आर यू क्लियर विद द टॉपिक? आई होप सो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो देयर आर 2 एंट्रीज ओनली इन दिस टॉपिक, जो हमको पढ़नी है। 2 ही एंट्री होती है और ज्यादा एंट्री होती भी नहीं है। तो देखिए एंट्री क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहली एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये एंट्री होगी फॉर एसेट परचेज। एंड सेकेंड एंट्री इज वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स in case of par. Vendor account debit to debentures to securities premium in case of premium. And the last entry will be vendor account debit loss on issue of debentures account debit to debentures in case of discount. मैम आपने तो बोला था 2 एंट्री होती है, यहाँ तो इतनी सारी एंट्री लिख दी। बच्चा प्लीज ध्यान से समझिए, दिस इज द फर्स्ट एंट्री एंड इन तीनों में से ही कोई एक एंट्री होगी क्वेश्चन में, ये सारी एंट्री नहीं होती है। अब कैसे होती है, क्या होती है, ये वेंडर कौन है, यही सब अपन को समझना है, फिर हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में एंटर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली एंट्री करी, पहले आपने किया क्या था, आपको मैंने अभी बताया, एक्स लिमिटेड से वाई लिमिटेड ने एसेट खरीदी है, यही पढ़ाया था मैंने आपको, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, वाई ने एक्स से एसेट खरीद ली, और दूसरा काम क्या हो गया, वाई ने एक्स से एसेट खरीदी, दूसरा काम क्या हो गया, वाई ने एक्स को पेमेंट कर दी, यही हुआ। तो हम भी 2 एंट्री करेंगे। पहली एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है मैम, एसेट तो हम समझ गए प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, फिर वेंडर क्या होता है, वेंडर होता है वो पर्सन जिससे हम एसेट खरीद रहे हैं। हम एसेट किससे खरीद रहे हैं, एक्स लिमिटेड से खरीद रहे हैं, तो हमारा वेंडर कौन हो गया इस केस में, एक्स लिमिटेड हो गया। मान लो ए लिमिटेड से बी लिमिटेड ने एसेट खरीदी, तो वेंडर कौन होगा, ए लिमिटेड होगा वेंडर। सी लिमिटेड से डी लिमिटेड ने एसेट खरीदी, तो वेंडर कौन होगा, सी लिमिटेड। तो प्लीज ये बहुत बहुत छोटी सी मिस्टेक है, पर इसके बाद पूरा मार्क्स चला जाएगा। लाइक इस साल जब सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया था, इसका 3 मार्क्स से क्वेश्चन आया था, तो वहां पे अपूर्व एंड ध्रुव लिमिटेड का क्वेश्चन था। बच्चों को ध्रुव लिमिटेड वेंडर था, और जिन जिन बच्चों ने अपूर्व लिमिटेड लिखा है उनको कोई मार्क्स अलॉट नहीं करे गए, बिकॉज यहाँ पे आप पूरी एंट्री ही गलत कर रहे हैं कि आप एसेट किससे खरीद रहे हैं। तो एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड, ये फर्स्ट एंट्री होने वाली है। सबको ये एंट्री समझ में आ गई क्या? चलिए, तो आपने एसेट खरीद ली,
अब एसेट के बदले में आपको सामने वाले को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आप पेमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, सुनिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लो मेरे एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है, मतलब अगर मैं कभी किसी को भी अमाउंट लेती हूँ तो एक डिबेंचर जब मैं उन्हें देती हूँ तो मैं एक डिबेंचर 100 रुपए का बेचती हूँ, ठीक है। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है। अब जब मैं किसी बाजार वाले से लाइक एक्स लिमिटेड वाले से 10 लाख की मशीन लेकर आ रही हूं तो मैं इसको कहूंगी 10 लाख के बदले में तू मेरे डिबेंचर ले ले। अब एक डिबेंचर कितने का है बेटा, 100 रुपए का। तो 10 लाख के बदले में मैं उसको अपनी कंपनी के कितने डिबेंचर दे रही हूँ, कितने दे रही हूँ, 10,000 डिबेंचर्स दे रही हूँ। आर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब एक नंबर तो दोगे आप कि कितने डिबेंचर लिए उसने अपनी कंपनी के, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। तो जितने अमाउंट की हमने उससे एसेट खरीदी है और एक डिबेंचर की जितनी कीमत है उससे हम उसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपके सामने यहां लिखती हूं। लाइक देखो, इन केस ऑफ पार, पार का मतलब सब बच्चों को पता होगा, 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में देना पार होता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में देना। और एक क्वेश्चन मेंशन करेगा, जैसे 100 प्लस 10 में दे दिया आपने, 100 प्लस 5 में दे दिया, 100 प्लस 3 में दे दिया, अभी 2, 10, 5 जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा क्वेश्चन मेंशन करेगा कि साम वेंडर को पेमेंट प्रीमियम पे हो रही है 10%, 20%, 30%, वो क्वेश्चन मेंशन करेगा। डिस्काउंट भी दिया, ये भी क्वेश्चन मेंशन करेगा। इसका मतलब होता है 100 रुपए की कितने का देना है वो क्वेश्चन मेंशन करेगा। तो हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो 3 तरीके से इशू हो सकते हैं, या तो 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 पे इशू कर दे, 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 प्लस 10 पे इशू कर दे, या 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 माइनस 10, 100 माइनस 5 जो भी डिस्काउंट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा उस पर इशू कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये 3 केसेस। अगर आपके क्वेश्चन ने बोला आपने डिबेंचर पार पे इशू करे, डिबेंचर्स पार पे इशू करें, तो आप एंट्री करना वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अगर आपके क्वेश्चन ने बोला आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करें, तो आप एंट्री करना वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपके क्वेश्चन ने बोला आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करें, तो आप एंट्री करना वेंडर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ये एंट्रीज होने वाली हैं, कैसे होंगी, कैसे अमाउंट पिक करना है, वो सब हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। पहले आप बात समझें। पहली एंट्री होगी एसेट परचेज करने की, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। दूसरी एंट्री होगी इनमें से एक, अगर क्वेश्चन पार पर है तो वेंडर टू डिबेंचर्स, अगर क्वेश्चन प्रीमियम पे है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर क्वेश्चन डिस्काउंट का है तो वेंडर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आगे की स्टोरी ध्यान से सुनेंगे। जब आपका इन तीनों में से जो भी आता है, अब हमें फिगर्स पुट करने हैं तो हमें एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। वो फॉर्मूला क्या है मैं यहां लिख रही हूं, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन अपॉन पार वैल्यू। क्या होता है परचेज कंसीडरेशन? वेट अ मिनट, इधर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन अपॉन प्रीमियम है। प्रीमियम में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पार प्लस प्रीमियम। लास्ट केस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन अपॉन पार माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के केस में आपको डिस्काउंट माइनस कर देना है, प्रीमियम केस में आप प्रीमियम प्लस कर देंगे। ये एक पूरा टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैंने आपको बोर्ड पे प्रेजेंट किया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। डन। अब नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ये परचेज कंसीडरेशन मैम होता क्या है? वेंडर को जो पेमेंट आपको करनी है, यानी आप यहां जो सामने अमाउंट लिखोगे ये पीसी होगा। वेंडर को जो पेमेंट करनी है, अगर मैंने एसेट 10 लाख की खरीदी तो 10 लाख मेरा पीसी है, अगर मैंने एसेट 12 लाख की खरीदी तो 12 लाख मेरा पीसी है। यानी मुझे जो वेंडर को पेमेंट करनी है ना, वो मेरा परचेज कंसीडरेशन होता है। परचेज करने के अगेंस्ट में जो पैसा दिया जाता है वो परचेज कंसीडरेशन कहलाता है। डन।
तो पीसी आ गया हमारा। अगर आपने पार पे किया है तो आप परचेज कंसिडरेशन मान लो 10 लाख का है, तो 10 लाख को आपकी एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है, तो 100 से डिवाइड कर दो। तो 10 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो कितने डिबेंचर्स होते दे रहे हो आप सामने वाले को? 10,000 डिबेंचर्स दे रहे हो आप। अब बता, आपको पास काउंटिंग आ गई। अगर मान लो आपने उससे 11 लाख की एसेट खरीदी है, कितने की एसेट खरीदी? 11 लाख की, और आपका एक डिबेंचर 100 रुपए का है और उस पर प्रीमियम है क्या? 10 रुपए का। तो नीचे कितना हो गया? 11 लाख डिवाइड बाय 110। 11 लाख डिवाइड बाय 110, तो ये कट करके कितना आ जाएगा वापस हमारा? 11 to 11 कैंसिल, यस और नो? 10,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे अगेन। इधर आ जाओ आप। अगर मान लो आपका डिबेंचर्स आपने 9 लाख रुपए की खरीदे हैं, सॉरी एसेट आपने 9 लाख रुपए की खरीदी है, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए की है और 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 9 लाख डिवाइड बाय 90, तो कितना आएगा? 9 to 9 कैंसिल, एंड हमारा आंसर आ जाएगा, बोले 9 लाख डिवाइड बाय 90 कितना आएगा? 10,000। कोई डाउट हो तो बोले यहाँ पे। शाबाश। तो ये चीजें होने वाली हैं। अब ये क्यों निकाला मैम, ये डिबेंचर्स के फिगर्स क्यों निकाले? ये डिबेंचर्स के फिगर इसलिए निकाले क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट फिल करने हैं, वो कैसे फिल होंगे। तो अभी तो आप इतना ही समझिए, हम एक क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे होता है। बट आपको आई होप सो इससे ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, और इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया होगा। मैं क्विक रिकैप के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ और हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में एंटर होते हैं। तो टॉपिक इज, हमने किसी से एसेट खरीदी है, उस एसेट के बदले में हम सामने वाले को डिबेंचर्स दे रहे हैं। एसेट जब हम खरीद रहे हैं हम एंट्री कर रहे हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर के आगे जो अमाउंट लिखा जाता है उसे परचेज कंसीडरेशन कहा जाता है। सेकेंड एंट्री में हम उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट में भी पार केस हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है और डिस्काउंट हो सकता है। अगर पार हो रहा है तो एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होती है। प्रीमियम हो रहा है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम होती है, और वेंडर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स लास्ट डिस्काउंट के केस में एंट्री होती है। अगर इन्हीं तीनों केसेस में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स पार के केस में डायरेक्ट पीसी अपॉन पार हो जाता है। प्रीमियम के केस में पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार प्लस प्रीमियम हो जाता है। प्रीमियम है तो जोड़ दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो। तो डिस्काउंट के केस में परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार माइनस डिस्काउंट हो जाता है। तो ये तो था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग स्टूडेंट्स? आई होप मैं वीडियो के थ्रू आपको बहुत क्लियर कर पा रही होंगी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे, और मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसको बिना स्किप करे देखें तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी टॉपिक्स में। ओके, सो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस टॉपिक में 5 ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड्स में भी बुक्स में भी। आप कोई भी रिफ्रेश उठा के देख लीजिए, आपको 5 ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है इसका? ओनली एसेट इज परचेज, ओनली एसेट इज परचेज। आपने मात्र एसेट ही खरीदी है। अब वो एसेट कुछ भी हो सकती है, उसका नाम क्वेश्चन मेंशन कर सकता है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, एग्जाम्पल अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 purchased from B Limited, ठीक है, payable as by issuing 10% debentures of 100 each. लाइक प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की है, खरीदी है, बी लिमिटेड से खरीदी है, और क्या देंगे हम उनको? 10% डिबेंचर 100 रुपए वाले। पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है ये पार का केस है, प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस है। इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्काउंट दिया है क्या? नो। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम दिया है क्या? नो। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा बेटा? ये कौन सा केस हो गया? पार का केस हो गया। कि हमारा पार का केस हो गया क्योंकि हमें प्रीमियम और डिस्काउंट तो है ही नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट, तो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। तो पहली एंट्री मैंने क्या सिखाई थी? एसेट खरीदने की। और एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है हमारी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
तो हम एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंट्री करेंगे। एसेट का नाम क्या हमारा, प्लांट एंड मशीनरी, तो एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या हमारे क्वेश्चन में वेंडर का नाम दिया है, देखो क्या, जिससे एसेट खरीदी उसका नाम दिया है, यस, फ्रॉम बी लिमिटेड। किससे खरीदी हमने एसेट, बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड हमारा क्या हो गया, वेंडर हो गया, टू बी लिमिटेड। आर यू ऑल गेटिंग? एसेट खरीदी, किससे खरीदी, बी लिमिटेड से खरीदी, लिख दिया। कितने रुपए की खरीदी बच्चा, 10 लाख रुपए की खरीदी, मेंशन कर दो। यहां क्या लिखेंगे, एसेट परचेस्ड, एसेट परचेस्ड, डन। फर्स्ट एंट्री 100% करेक्ट। सेकेंड एंट्री इज फॉर पेमेंट, और मैंने अभी आपको बताया कौन सा केस है, पार का केस है। तो पार के केस में एंट्री क्या होती थी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बोलेंगे क्या दे रहे हैं हम उनको, 10% डिबेंचर्स। कुछ बच्चे पूछते हैं मैं 10% आगे क्यों लगा रहे हो, इनका नाम होता है। डिबेंचर्स हमेशा अपने साथ इंटरेस्ट रेट कैरी करता है, तो यहाँ पे आप पूरा नाम लिखेंगे 10% डिबेंचर्स। ओके डन। 10 लाख रुपए, ये बात याद रखना, वेंडर का नाम क्वेश्चन में हो तो वेंडर का नाम लिखना है। हमारा वेंडर कौन है, बी लिमिटेड। अब बात ध्यान से सुने, जितने से बी लिमिटेड क्रेडिट होगा, प्लीज ध्यान से सुनना है, जितने से बी लिमिटेड क्रेडिट होगा उतने से ही नेक्स्ट एंट्री में बी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। तो अगर बी लिमिटेड यहाँ 10 लाख से क्रेडिट हुआ है तो सेकेंड एंट्री में भी बी लिमिटेड के आगे कितना अमाउंट लिखने वाले हैं आप, 10 लाख। बी लिमिटेड के आगे में 8 लाख लिखती है तो नेक्स्ट एंट्री में बी लिमिटेड की 8 लाख से स्टार्ट होती है। यहाँ जितना क्रेडिट करोगे उतने ही अमाउंट से हम यहाँ डेबिट करने वाले हो। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, पार का केस है, आपको पता है डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, तब तो पार के केस में तो कोई पंगा ही नहीं है, आप सीधा सीधा लिख दोगे। पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे। तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स का आप अभी अभी फॉर्मूला सीख के आए हो, क्या होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला, पीसी अपॉन पार। तो पीसी अपॉन पार होता है, तो पीसी अपॉन पार, पीसी मैंने क्या बताई थी, जो वेंडर के आगे अमाउंट लगाते हो उसको क्या कहते हो, पीसी। तो वेंडर के आगे आपने कितना अमाउंट लिखा है, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की चीज खरीदी है, एक चीज 100 रुपए की है, तो कितने डिबेंचर्स हो गए बेटा, 10,000 डिबेंचर्स आप उनको दे रहे हो अपनी कंपनी के। तो यहां क्या लिखोगे, पेमेंट कैसे हुई नरेशन में, बाय इशूइंग 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। एंड हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से परफेक्टली करेक्ट हो जाता है। समझ आया? अब इसी क्वेश्चन को अपन पार के साथ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अभी फर्स्ट टाइप ही चल रहा है ना, टाइप चेंज हुआ, पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों के साथ में आपको करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन आता है, अ प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम Z Limited for 9 lakhs by issuing 10% debentures of 100 each at a discount of 10%। इस बार ये क्वेश्चन किसका आ गया, डिस्काउंट का आ गया। इस बार क्वेश्चन किसका आ गया, डिस्काउंट का आ गया। तो वापस सेम, सबसे पहले क्या होगा, हम एसेट खरीदेंगे, सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम पेमेंट करेंगे। तो जब हम एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट का नाम बोले, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ वेंडर कौन है, Z लिमिटेड। मैंने आपको वापस बता रही हूँ, वेंडर मतलब जिससे आप एसेट खरीद रहे हो, क्योंकि बच्चा ये इतनी सिली मिस्टेक है बच्चों की, इसके कारण बहुत दुख होता है। तो कॉपी चेकिंग में बच्चों के इस सिली मिस्टेक के कारण मार्क्स जाते हैं। फ्रॉम Z लिमिटेड, तो Z लिमिटेड कितना लिखेंगे, 9 lakhs एंड 9 lakhs। मेरे जैसे अंडरलाइन और सर्कल करना स्टार्ट करो, क्या खरीदा और किससे खरीदा उसको सर्कल कर लो। ये हो गया 9 lakhs, यहाँ वापस लिख दो एसेट परचेज, एसेट परचेज्ड। नेक्स्ट क्या होने वाला है, हम उनको पेमेंट करेंगे। क्या दिए हमने उनको, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ
10%। ध्यान से सीखेंगे, पेमेंट करें, कहां से चालू होगा क्वेश्चन, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, और लॉस होता है तो क्या हो जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जेड लिमिटेड जिससे से डेबिट होता है। अब इसमें फिगर्स पढ़ना है ना हमको, तो फिगर्स पढ़ना ही सिखा रही हूँ आपको मैं, ध्यान से देखें। जेड लिमिटेड जितने से डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, उतने से ही हम डेबिट करते हैं। तो ये फिगर तो भर गया। अब हमें इसके आगे एक अमाउंट फिल करना है और इसके आगे एक अमाउंट फिल करना है। अब कैसे करेंगे मैम, तो इनके आगे अमाउंट फिल करने के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। तो चलो हम इधर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, पीसी अपॉन, आपको याद है डिबेंचर्स वाला फॉर्मूला क्या बताता है डिस्काउंट के केस में, परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार माइनस डिस्काउंट। तो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। क्या हो गया, पीसी अपॉन पार माइनस डिस्काउंट। परचेज कंसिडरेशन कितना है जो वेंडर के आगे लिखते हैं, 9 लाख, और पार वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, और डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हो, 10%। परसेंटेज में है बेटा, तो परसेंट किसका निकालना है आपको, पार वैल्यू का। तो 100 का 10% कितना आ गया, 10 रुपए। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 90, 9 to 9, 0 to 0, कितना बचा बच्चा, 10,000 डिबेंचर्स। आर यू ऑल गेटिंग, 10,000 डिबेंचर निकल गए, पर मैम हमें तो यहाँ पे अमाउंट लिखना है, ये तो डिबेंचर का नंबर निकला है, कितने दिया हमने उसको। तो प्लीज अब एक बात याद रखना, डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। डिबेंचर हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, पार वैल्यू से। चाहे वो पार का केस हो, चाहे प्रीमियम का केस हो, चाहे डिस्काउंट का केस हो, किसी का भी हो, जब जब डिबेंचर आएगा वो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 10,000, और पार वैल्यू कितनी है, 100। तो ये कितना आ गया बेटा, बोलो, 10 लाख। आर यू गेटिंग, कितना आ गया ये, 10 लाख। और डिस्काउंट जब डेबिट किसको किया है हमने, डिस्काउंट को डेबिट किया ना, ये क्या है, डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट है ना। तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 10 रुपए का दिया। तो 10,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 लाख। तो 9 और 1 10 लाख, 10 लाख टैली हो गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आर यू आर गेटिंग। अब इसी तरीके से हमने पार का सीखा, हमने डिस्काउंट का सीखा, अब हमें किसका सीखना है, प्रीमियम का। प्लीज अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो वापस रिपीट करके सुनना, पर आप ये चीज सीखे कि डिस्काउंट के किस तरीके से नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलते हैं और किस तरीके से यहाँ पे अमाउंट फुलफिल किया जाता है। तो बच्चा प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको लीनियंटली ना लें। चलिए तो अब हम देखते हैं कि प्रीमियम का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है। तो प्रीमियम का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है देखेंगे। अ प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम Monkey Limited for 11 lakhs by issuing 10% debentures of 100 each at a premium of 10%। जरूरी नहीं है 10% ही आपको क्वेश्चन मेंशन करेगा, उस अकॉर्डिंग आपको करना है। अभी मैं ये क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, अगेन वही हमने क्या करी थी, प्लांट एंड मशीनरी करी थी, किससे करी थी, मंकी लिमिटेड से करी थी। तो पहली एंट्री किसकी होती है, असेट परचेज करने की। तो असेट परचेज करने की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू मंकी लिमिटेड। अमाउंट बोले कितने की करी थी है, 11 lakhs। Now what narration we will write, purchased asset। नेक्स्ट एंट्री विल बी पेमेंट करने की। पेमेंट करना किसको है, मंकी लिमिटेड को। तो एंट्री करेंगे हम मंकी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब प्रीमियम का केस है, प्रीमियम डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। जो बच्चे भूल गए हैं
मैं वापस बैक जाके उनको दिखा रही हूं। प्रीमियम के केस में एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट, जो कि मेरे क्वेश्चन में मंकी लिमिटेड है, टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपको मैंने वापस बताया था मंकी लिमिटेड के सामने कौन सा अमाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट हुआ है। यहाँ भी मंकी लिमिटेड आगे 11 लाख, यहाँ भी मंकी लिमिटेड के आगे 11 लाख आ जाएगा। अब इन दोनों को भरने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार प्लस प्रीमियम। अब परचेज कंसिडरेशन कितना है, 11 लाख है। पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज है। तो ये 11 लाख अपॉन 110। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। अगेन हाउ मेनी डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स। अब प्लेस कैसे करेंगे, अब भी मैंने बताया था डिबेंचर्स हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, पार वैल्यू से। तो 10,000 इंटू 100 कितना आ गया, 10 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा, प्रीमियम कितने रुपए का दे रहे हो आप, 10 रुपए का। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 लाख। देखो टैली हो गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन ओवर। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से एक केस मिलेगा। इसमें आप देखो मैंने हर केस में बस एसेट ही खरीदी है, एसेट परचेज, एसेट परचेज, एसेट परचेज। तो जो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन होगा उसमें आप एसेट खरीदेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे हम करने जा रहे हैं। आपको बात समझ आ गई क्या बेटा? चलिए सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप जो है उसमें एसेट एंड लायबिलिटी बोथ आर परचेज। एसेट is purchased and liabilities are taken। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरा एक स्टूडेंट है विशाल, मैं उसके शॉप पे गई और मैंने वहां पे जाकर के उनके यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कर्टन्स परचेज किए। मैंने जब विशाल से कर्टन परचेज किए तो विशाल की उसी के एक फ्रेंड जो कि मेरा एक और स्टूडेंट है रजत, उसकी कोई लायबिलिटी थी। तो मैंने विशाल को कहा ठीक है, अगर तुम्हारे 10 लाख के कर्टन्स बन रहे हैं तो तुम मुझे 10 लाख के कर्टन दे दो। रजत की जो पेमेंट है ना 2 लाख की तुम्हारी, जो विशाल को करनी है वो मैं कर दूंगी, ठीक है। तो 10 लाख के मैंने उससे कोई सामान लिया और उसको बोला यार उसको छोड़ दो, उसका पेमेंट मैं कर दूंगी। तो उसकी लायबिलिटी मैंने ले ली। तो 10 लाख की विशाल ने जब मुझे दी एसेट जो दी है, और 2 लाख की जो मैंने उसको गारंटी दी तेरी वो पेमेंट मैं कर रही हूँ, तो अब मुझे विशाल को कितनी पेमेंट और करनी पड़ेगी, मात्र 8 लाख रुपीज की। क्यों, 10 लाख में से 2 लाख तो मैं रजत को दूंगी, तो मैं विशाल को कितने दूंगी, बस 8 लाख रुपीज। आर यू गेटिंग? सो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन ये भी बताएगा आपने एसेट कितने की खरीदी, आपको क्वेश्चन ये भी बताएगा आपने लायबिलिटी कितने की ली। तो अब आपको पीसी बैलेंसिंग फिगर निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग फिगर ही तो हो गया, 10 में से 2 गए 8, यानी अब मुझे वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है, 8 लाख रुपए करनी है। तो वेंडर का अमाउंट यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, वो सेम अमाउंट कैरी नहीं होने वाला। लाइक लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था अभी तक, देखो आपको दिखाती हूँ। आप 10 लाख की खरीद रहे थे, 10 लिख रहे थे। फिर आप जब डिस्काउंट के क्वेश्चन में गए 9 लाख था, 9 लिख रहे थे। फिर जब आप प्रीमियम के क्वेश्चन गए 11 लाख था, 11 लाख लिख रहे थे। यहाँ पे आप सेम अमाउंट लिख रहे थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम सेम अमाउंट नहीं लिख सकते, आपको खुद को वेंडर अमाउंट निकाल के बताना पड़ेगा कि वेंडर को पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आपको आपके सामने। चलिए, प्लांट and machinery purchased for 11 lakhs and creditors for 1 lakh payable by issuing 10% debentures of 100 each। ठीक है, क्वेश्चन है पार का केस है, प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस है। ये पार का केस है। कैसे पता मुझे पार का केस है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट की या प्रीमियम की बात नहीं हुई। बट यहाँ पे फर्स्ट केस देखो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है
और ये क्रेडिटर वाली लाइन आ गई, क्रेडिटर लिया है, 2 लाइनें आ गई। तो अब क्या करेंगे, पहले हम करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 11 लाख, जो भी लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी के नाम से है, क्रेडिटर के नाम से। अब आपको 12th क्लास स्टूडेंट हो तो क्लियर हो गई लाइबिलिटीज क्या क्या होती है। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल मेरी लाइबिलिटी होती है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लाइबिलिटी होती है। तो हम यहाँ लाइबिलिटी का नेम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, कितने लाख के लिए बेटा, 1 लाख रुपीज। अब क्या करेंगे, 11 लाख की चीज खरीदी, 1 लाख के क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो भाई वेंडर को हम कितनी पेमेंट करेंगे, 10 लाख की। तो आप यहाँ पे वेंडर का नाम है क्या क्वेश्चन में, कहीं पे भी वेंडर का नाम नहीं है। जब वेंडर का नाम नहीं हो तो वेंडर को वेंडर लिखना है, तो टू वेंडर। कितने रुपए हो गए, 11 में से 1 लाख का तो पेमेंट हो गया, बस अब कितने का पेमेंट और करना है, 10 lakhs, ये हो गया। वापस यहाँ क्या लिख दोगे आप, एसेट परचेज्ड, डन। अब आगे क्या करेंगे, इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। अब पेमेंट की एंट्री क्या होने वाली है भाई, सेकंड एंट्री सेम, वेंडर अकाउंट डेबिट पार प्रीमियम डिस्काउंट पार टू 10% डिवेंचर्स। वेंडर के आगे कितना पैसा लिखा, 10 लाख, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, 10 लाख। और टू डिवेंचर्स, यहाँ तो कोई सीन ही नहीं होता, पार में तो सीधा सीधा अमाउंट आ जाता है, फिर भी हमें क्या निकाल के बताने पड़ते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, जिसका फॉर्मूला होता है पीसी अपॉन पार। पीसी कितना है, 10 लाख अपॉन 100, दैट इज द 10,000 डिवेंचर्स। पेमेंट में लिख दीजिए बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स of 100 each. Are you all getting? So मैंने आज की क्लास में आपको 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेंडर के पढ़ाए हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं 3rd, 4th एंड 5th टाइप क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहे होंगे, ऐड हैं और होना चाहते हैं, वो जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन पे मेरे को एक टेक्स्ट कर दे। उनको इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आज मिलने वाले हैं, वो उन क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये टॉपिक खुद क्लियर हो जाए। और 3rd, 4th एंड 5th टाइप जो है इस क्वेश्चन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। तो थैंक यू।